जेवर को पीएम मोदी देंगे बड़ी सौगात। दोपहर 1 बजे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की रखेंगे आधारशिला। 10,000 करोड़ की लागत से 2024 तक तैयार होगा पहला फेज। चंडीगढ़ में आज दोपहर 3 बजे होगी हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। एनसीआर में प्रदूषण की मार। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 339, फरीदाबाद का 384, तो हिसार का एक्यूआई लेवल पहुंचा 369। टमाटर ने पकड़ी पेट्रोल की राह। 10 से 20 रुपए में बिकने वाला टमाटर पहुंचा 100 के पार। महंगाई ने बिगाड़ा रसोई का बजट। और यमुनानगर में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में से 3 बच्चे शामिल। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता देते हैं चंडीगढ़ से। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं चंडीगढ़ से। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जहां पर चंडीगढ़ में आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है। दोपहर 3 बजे बैठक की आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है चर्चा और ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि कई मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। चंडीगढ़ से बड़ी खबर। आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। दोपहर 2 बजे आयोजित, माफ कीजिएगा, 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। बड़ी खबर आपको इस वक्त की बता रहे हैं, जो पर आपको बताते चले आज मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। चंडीगढ़ से आपको खबर बता रहे हैं। दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। विकेश, आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, क्या कुछ निकलकर सामने आ सकता है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊंगा। आज सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में 3 कृषि कानून की वापसी के बाद पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक होने जा रही है। इसमें किसान आंदोलन और डेंटल सर्जन घोटाले पर भी चर्चा हो सकती है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अतिरिक्त कैप पॉलिसी, स्टार्टअप पॉलिसी को एजेंडे में शामिल किया जा सकता है। जी जी विकेश, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जिस तरीके से हरियाणा का जो प्रदूषण है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पंजाब के मुकाबले हरियाणा का प्रदूषण लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, तो क्या इसको लेकर के भी कुछ बातचीत हो सकती है? जी बिल्कुल, मनोहर लाल आज इस बैठक में कड़े निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में ले सकते हैं, क्योंकि प्रदूषण बहुत ज्यादा फैल रहा है। लोगों को सांस लेने में दिक्कत परेशानी बहुत ज्यादा हो रही है। जी विकेश, वही बात की जाए अगर बीमारियों की, तो डेंगू और कोरोना के भी आंकड़ों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है हरियाणा में, तो इसको लेकर किस तरीके से रोकथाम की जा सकती है, इस पर चर्चा हो सकती है क्या? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज जो स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, तो उन्होंने सख्त अधिकारियों को आदेश दिए हैं अपने जिले में कोई परेशानी ना हो, फॉगिंग की जाए। डेंगू और कोरोना को लेकर सख्त हिदायत दी गई है।
जी विकेश, लेकिन जिस तरीके से लगातार सीएम की तरफ से कहा जा रहा था कि जो भी भर्तियां होंगी वो पारदर्शिता के साथ होंगी, किसी भी तरीके का भ्रष्टाचार यहां पर नहीं चलेगा, लेकिन लगातार भर्तियों में घोटाले के मामले सामने आते चले जा रहे हैं, तो क्या इसको लेकर चर्चा की जा सकती है कि अब आगे किस तरीके से निपटा जाएगा? जी मैं आपको बताना चाहूंगा इसके बारे में। HPSC और SSC में जी ने कुछ सबक लिया है, जो सबक लिया है वो सिर्फ अभी सोचा है जी, जिसका अंतिम फैसला सीएम लेंगे। अब निजी एजेंसी को बाहर रखकर अब भर्ती परीक्षाओं के पेपर प्रदेश सरकार खुद तैयार करवाएगी। जी जी विकास, अगर हम बात करते हैं किसानों की, तो लगातार ये खबर सामने आ रही है कि किसान पराली जला रहे हैं क्योंकि उनके पास और कोई विकल्प नहीं है, तो इसको लेकर भी कोई कदम उठाया जा सकता है क्या? आज इसको लेकर भी कोई बातचीत हो सकती है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, पराली के कारण ही प्रदेश में प्रदूषण फैल रहा है, तो सरकार ने दोषियों के खिलाफ अधिकारियों को आदेश दिए वो सख्त से सख्त कदम उठाए। अगर कोई पराली जलाता पकड़ा जाता है तो उसके खिलाफ सजा के साथ जुर्माना भी होगा। बिल्कुल विकेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। तो आपको बताते चले आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, दोपहर 3 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर बता रहे हैं, आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक, दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर हो सकती है बातचीत। चंडीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली है, दोपहर 3 बजे आयोजित की जाएगी बैठक। सीएम मनोहर लाल करेंगे बैठक की अध्यक्षता। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज होगी मंत्रिमंडल की बैठक। खास खबर में अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। जो यहां लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंचा है 339। हरियाणा में भी प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद बन चुका है। फरीदाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो 384 पहुंच गया है। अगर हिसार की हम बात करें तो एक्यूआई लेवल 369 पहुंच गया। तो आपको बताते चले, दिल्ली का एक्यूआई लेवल 339 पहुंच गया है। हरियाणा में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। हरियाणा का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद बन गया है। लोगों को लगातार जहरीली हवा में सांस लेना पड़ रहा है। ऐसे में उन्हें आंखों में ज्वलन और सांस लेने में तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि प्रदूषण का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। आपको बताते चले, प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद बन चुका है। फरीदाबाद का जो एक्यूआई लेवल है वो 384 पहुंच गया है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है फरीदाबाद। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 339 पहुंच गया। हरियाणा में प्रदूषण से राहत नहीं मिलती नजर आ रही है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर की अगर हम बात करते हैं तो वो फरीदाबाद है। वहीं अगर हम हिसार का रुख करें तो हिसार के एक्यूआई लेवल 369 पहुंच गया है। तो दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंचा है 339। हरियाणा में प्रदूषण से राहत नहीं मिल रही है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर है फरीदाबाद। एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल पहुंचा है 339। तो लोगों को प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल 384 पहुंच गया है। हिसार का एक्यूआई लेवल 369 है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार देखने को मिल रही है। दिल्ली का एक्यूआई लेवल 339 पहुंच गया है। हरियाणा में प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद बन गया है। फरीदाबाद के एक्यूआई लेवल 384 पहुंच गया है। हिसार का एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 369 है। प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर फरीदाबाद। फरीदाबाद का एक्यूआई लेवल की अगर हम बात करते हैं तो 384 हो गया है। एनसीआर में प्रदूषण की मार लगातार जारी है।
और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ प्रवीण शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। जी सृष्टि, बिल्कुल देखिए, लगातार प्रदूषण की मार पिछले काफी समय से लोग झेल रहे हैं और इसमें कहीं कमी होती नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर हम थोड़ी बहुत कमी की बात भी करें तो वो लोगों के स्वास्थ्य पर उसका कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए 50 का जो एक्यूआई लेवल है वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन लगातार 300 से ऊपर एक्यूआई लेवल रहना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक माना जाता है। और इसमें आज भी अगर हम बात करें जो सरकार की ओर से और प्रशासन की ओर से उपाय किए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं नाकाफी साबित हो रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से कंस्ट्रक्शन रोकने की बात थी उनको भी कल से खोल दिया गया है। उसके अलावा जो स्कूल कॉलेज है उनको भी 26 तारीख से खोलने की बात की जा रही है, क्योंकि लगातार प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ये डिमांड कर रहा है कि स्कूल बंद करना कोई हल नहीं है और बच्चों की पढ़ाई कहीं ना कहीं इससे प्रभावित हो रही है। तो प्रदूषण के कारण कई नुकसान भी हो रहे हैं और खासतौर पर जो नुकसान हो रहा है वो लोगों के स्वास्थ्य को हो रहा है, लोगों के जो फेफड़े हैं उनको इससे नुकसान हो रहा है, आंखों को इससे नुकसान हो रहा है, क्योंकि आंखों में जलन की शिकायत लगातार बढ़ रही है और अस्पतालों में अस्थमा के रोगी भी लगातार बढ़ रहे हैं। बिल्कुल प्रवीण, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिए कि हर साल स्थिति ऐसी ही की रहती है और कोई पहली बार ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आ रही, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि प्रशासन की इसमें लापरवाही है? क्यों कोई ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए साफ तौर पर जब भी ये महीना आता है, सर्दी शुरू होती है तो प्रदूषण का स्तर एक साथ बढ़ने लगता है और खासतौर पर दिवाली के बाद। लेकिन आप सृष्टि देखते हैं कि जब भी मानसून आता है तो हम पेड़ लगाने की बात करते हैं और पौधारोपण किया भी जाता है और खबरें भी आती है कि पौधारोपण किया जा रहा है, लेकिन जब उन पेड़ों की देखभाल की बात आती है तो कहीं ना कहीं सब पीछे हटते नजर आते हैं। आपने देखा होगा कि लगातार फोटोएं खींचती हैं कि हमने आज 1000 पेड़ लगाए, हमारा लक्ष्य आज 50,000 पेड़ लगाने का है, तो पेड़ लगाए जाते हैं लेकिन उनकी देखभाल नहीं होती, जिसके चलते वो पेड़ बड़े नहीं हो पाते। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा कारण है कि पेड़ों की कमी और पेड़ों की जो अंधाधुंध कटाई है, क्योंकि लगातार जिस तरह से सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, सड़कों को बढ़ाया जा रहा है और जो ये हाईवे निकाले जा रहे हैं इनसे पेड़ों की कटाई होती है, लेकिन जितने पेड़ काटे जाते हैं उतने पेड़ कहीं भी नहीं लगाए जाते, क्योंकि ग्रीन ट्रिब्यूनल का साफ तौर पर आदेश है कि यदि आप पेड़ काटते हैं तो उससे दुगने पेड़ आपको लगाने होंगे, लेकिन इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं होती। हाँ, जब प्रदूषण का स्तर बढ़ता है, जब लोगों को सांस लेने में तकलीफ शुरू होती है, तब जरूर इस बारे में सोचा जाता है कि हम पानी का छिड़काव करें, अब हम पेड़ों के ऊपर पानी डालें ताकि हमें स्वच्छ हवा मिल सके, हमें ऑक्सीजन मिल सके। तो इसके लिए कहीं ना कहीं एक ठोस प्लानिंग करने की जरूरत है ताकि हर साल इस तरह की मुसीबत से हम बच सके। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। तो प्रशासन को कहीं ना कहीं यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन प्रवीण, अगर बात की जाए लोगों की, तो लोगों को भी अब जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, कूड़ा जलाया जा रहा है। अगर किसी तरीके से प्रदूषण से निपटना है तो कार पूलिंग की भी जो चीजें उसको भी हमें अपनाना पड़ेगा। इस तरीके की चीजें जब तक नहीं अपनाएंगे तब तक प्रदूषण कम होने का नाम नहीं लेगा। लोगों को जागरूक होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, देखिए जागरूक जब तक आम जनता जागरूक नहीं होगी और जब तक इस प्रदूषण को कम करने में आम जनता की सहभागिता नहीं होगी तब तक इस प्रदूषण का स्तर कम होता नजर नहीं आएगा। क्योंकि सृष्टि, हम आपको साफ तौर पे बताएं कि जो डीजल के वाहन और जो पेट्रोल के पुराने वाहन बैन किए हुए हैं उसके बावजूद भी वो सड़कों पर दौड़ते नजर आते हैं। हालांकि पुलिस अपनी ओर से जरूर कार्रवाई करती है, ऐसे वाहनों को जब्त करती है, लेकिन जो वाहन मालिक हैं उनको खुद सोचना होगा कि वो अपने वाहनों को मेंटेन रखे ताकि उनसे जहरीला धुआं ना निकल सके। अक्सर हम सड़कों पर देखते हैं कि जो डीजल ऑटो चलते हैं वो प्रदूषण नियंत्रण का सर्टिफिकेट तो बनवा लेते हैं, लेकिन अगर उनकी मौके पे जांच की जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण फैलाने के लिए आपको जरूर जिम्मेदार मिलेंगे। इसी तरह जो ट्रकों की बात करें, ट्रकों से भी बेहद जहरीला धुआं निकलता है और कहीं ना कहीं ये सवाल ये भी उठता है, जो पीयूसी सर्टिफिकेट बनाया जाता है वो बनाने वाले भी कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में आते हैं कि किस तरह से वो एक ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाले वाहन को भी फिटनेस का सर्टिफिकेट दे दे। तो ये खुद जागरूक होने की जरूरत है, इसमें सभी को जागरूक होना पड़ेगा, चाहे वो वाहन मालिक है, चाहे वाहन चालक है और चाहे पीयूसी सर्टिफिकेट बनाने वाले लोग हैं। अगर वो अपनी ईमानदारी से भूमिका निभाएं तो कहीं ना कहीं इस प्रदूषण को हम कम करने में कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल प्रवीण, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन प्रवीण, एक और चीज देखने को यहाँ पर मिल रही है कि किसान लगातार पराली भी जला रहे हैं, ऐसे भी मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इसको लेकर के प्रशासन अब सख्त नजर आ रहा है। जो भी किसान पराली जलाते हुए पाए जा रहे हैं, जुर्माना भी उनसे लगातार वसूला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज और सामने आती है कि किसानों को भी जागरूक करने की जरूरत नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, देखिए अगर आप गांव की बात भी करें और हरियाणा एनसीआर को छोड़ के हरियाणा के दूसरे जिलों की तरफ भी आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ मिलेगा। वो प्रदूषण का स्तर वाहनों के धुएं से या मट्टी उड़ने से नहीं है, वो प्रदूषण जो है लगातार पराली जलाने से फैल रहा है। तो गांव के लोगों को भी इस बारे में जागरूक होना पड़ेगा कि क्योंकि पहले अक्सर हम देखा करते कि आपको अगर स्वच्छ हवा लेनी, आपको हेल्दी हवा लेनी तो आप गांव की ओर चले जाइए, आप छोटे शहरों की ओर चले जाइए। लेकिन आज अगर हाल देखें तो एनसीआर से ज्यादा प्रदूषण कुछ ऐसे क्षेत्र है हरियाणा में जहां पर एनसीआर से भी ज्यादा प्रदूषण वहां पर आपको दिखाई देगा। तो उसका सीधा सा कारण जो फसल के अवशेष हैं वो जलाए जाते हैं। इसका उसके अलावा प्रशासन की ओर से उन पर पेनल्टी भी लगाई जाती है, लेकिन फिर भी कुछ लोग समझने को तैयार नहीं। और कहीं ना कहीं किसानों का कहना है कि जो अगली फसल उनको उगानी है उसके लिए उनकी मजबूरी है पराली जलाना। तो सरकार को कहीं ना कहीं इसको लेकर के एक पुख्ता कदम उठाने की जरूरत है कि पराली प्रबंधन के ऊपर जोर दिया जाए। लेकिन प्रवीण, कुछ जगह की तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर जो बिल्डर्स हैं वो अपनी मनमानी करते नजर आ रहे हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, ऐसे भी प्रदूषण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। लेकिन एक तरफ इस तरीके की लापरवाही सामने आ रही है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि अब इसमें भी रोक लगाने की जरूरत है और सख्ती से निपटना चाहिए इन बिल्डर्स से? जी बिल्कुल, देखिए जो कंस्ट्रक्शन वर्क हैं, अगर हम एनसीआर की बात करें तो बहुत ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क यहाँ पर चल रहा है, बिल्डरों की बड़ी बड़ी साइटें चल रही हैं। लेकिन रोक उन पर जो लगी थी वो प्रशासन की ओर से हटा ली गई है। उसके बावजूद लेकिन उनको एक निर्देश दिए गए हैं कि एक मानक तय किया गया है कि इन मानकों के तहत आप अपनी साइट पर काम चला सकते हैं। लेकिन अगर किसी भी साइट पर आप जाके देखें तो उन मानकों का साफ तौर पर उल्लंघन होता नजर आएगा। जिस तरह से जब बेसमेंट की खुदाई होती है और उसके बाद जो ट्रक मट्टी लेकर वहां से निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उनके टायरों से बहुत बड़ा धूल का गुबार उठता है। और मानक ये कहते हैं कि आपको हर समय पर कुछ समय पर जो है पानी का छिड़काव करना चाहिए ताकि मट्टी दबी रहे और वो वातावरण में ना घुल पाए। लेकिन इस तरह की हिदायतों का पालन नहीं किया जाता। इसके अलावा हम बात करें जो मटेरियल है उसको आपको ढककर रखना है ताकि हवा के साथ वो उड़े ना, इसका भी पालन नहीं किया जाता। एक फॉर्मेलिटी के तौर पर उनके ऊपर एक ग्रीन चादर डाल दी जाती है जिससे कि लगता नहीं कि प्रदूषण रुक पाता है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत जरूरी है कि जो कंस्ट्रक्शन साइट हैं उनकी लगातार चेकिंग हो और नियम ना पालन करने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो। बिल्कुल प्रवीण, कहीं ना कहीं अब कदम उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो हम बात कर रहे थे प्रदूषण की जो लगातार दिल्ली एनसीआर में बढ़ता चला जा रहा है। अब हम रुक कर लेते हैं अगली बड़ी खबर का। यमुनानगर से आपको बड़ी खबर बता देते हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है, दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। तो यमुनानगर की हम बात कर रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में से 3 बच्चे शामिल हैं। सिटी सेंटर एरिया की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। यमुनानगर से खबर, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी है, दम घुटने से 4 लोगों की मौत। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। बड़ी खबर यमुनानगर से बता रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सिटी सेंटर एरिया की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। बड़ी खबर, कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, दम घुटने से 4 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। सिटी सेंटर एरिया की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। दम घुटने से 4 लोगों की मौत। तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं और भीषण आग कबाड़ के गोदाम में लगी है जिससे सामान जलकर पूरी तरीके से खाक हो गया है। 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। सिटी सेंटर एरिया की यह घटना आपको बता रहे हैं। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई, दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल हैं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। 2-2:30 बजे हमारे को सूचना मिली कि सिटी सेंटर रोड पे कबाड़ के दुकान में आग लगी। तो जैसे ही हमारे को सूचना मिली इमीडिएटली 2 गाड़ियाँ जो है मौके पर भेजी गई। यहाँ आगे पता लगा कि आग ज़्यादा है तो हमने 4 गाड़ियाँ और भिजवाई, मौके पर 6 गाड़ियाँ आई। और पता लगा कि साथ में रैसी क्वार्टर बने हुए हैं, उनके अंदर जो है 4 आदमी फंसे हुए हैं, 3 बच्चे हैं, 1 बड़ा आदमी। तो हमने तुरंत उनको लोकल लोगों की मदद से दीवार तोड़कर बाहर निकाला और हॉस्पिटल में। अभी हमारे पुलिस डिपार्टमेंट ने बड़ी मेहनत करके यहाँ से 4 लोग निकाले और वो जो हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया है, जिसके अंदर 3 बच्चे और 1
बुजुर्ग है। ये आग बाई चांस रात को लगी है, कैसे लगी है तो जांच का विषय है, और बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई? अभी तक मेरी जानकारी में कैजुअलिटी की कोई ऐसी बात है। तो दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। आपको बताते चले मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। तस्वीरें आप लगातार देख सकते हैं किस तरीके से आग का तांडव देखने को मिला है। आग लगने से 4 लोगों की मौत हो गई है। यमुनानगर से खबर बता रहे हैं, कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र मेहता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, आग का तांडव देखने को मिला है, भीषण आग लगी है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल भयंकर आग लगी है और ये इलाका जो है वो रिहायशी इलाका है। यहाँ बिल्कुल कबाड़ वाला गोदाम वाला नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ काफी समय से ये कबाड़ और गोदाम था। और आज जो आग लगी है देर रात्रि 2 से 3 बजे के बीच में, उसमें 4 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है, जिसमें 3 बच्चे शामिल हैं और एक उनका पिता शामिल है। और जो परिवार की जो महिला थी वो बुरी तरह जख्मी है और झुलसी हुई हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। ये हादसा किन कारणों से हुआ ये जांच का विषय है, लेकिन रिहायशी इलाके में एक गोदाम होना ये अपने आप में सवाल खड़े करता है। नगर निगम पर भी सवाल खड़े करता है, पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़े करता है। और इस तरह के हादसों को रोका जाना चाहिए, पहले से कोई कदम उठाए जाने चाहिए। लेकिन जो दुखद हादसा हुआ है उस पर सभी शोक व्यक्त कर रहे हैं और इलाके में मातम पसरा हुआ है। जी बिल्कुल सुरेंद्र, तो बच्चे इस कबाड़ के गोदाम में क्या कर रहे थे, इसकी जानकारी मिल पाई? क्योंकि मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल हैं। बिल्कुल, जो मैंने बताया कि ये इलाका जो है सिटी सेंटर, यमुनानगर का सिटी सेंटर का इलाका है, जहां ये कबाड़ का गोदाम था और उसके साथ 5 से 6 क्वार्टर हैं। यहाँ लोग रह रहे थे, 24 लोग रह रहे थे। और जो बिल्कुल साथ सटा हुआ मकान था उसमें 5 लोग थे, जिसमें 3 बच्चे थे और उनके माता पिता थे। और जैसे ये आग लगती है उसके बाद उस कमरे में धुआं आ जाता है और उसके बाद उनका दम घुटने लगता है। महिला जो है वो झुलसी हुई है, और लेकिन जो 4 लोगों की मौत हुई है वो दम घुटने से हुई है और आग लगने के कारणों की वजह से दम घुटा है उनका। जब उनको अस्पताल ले जाया गया तो उन्हें डिक्लेयर कर दिया गया कि 4 की मौत हो चुकी है। महिला अभी जीवन और मृत्यु से जूझ रही है, अस्पताल में उपचाराधीन है। जी सुरेंद्र, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? बिल्कुल, आग पर काबू पा लिया गया है। आग पर 6 गाड़ियां लगी हैं। शुरू में तो 1 गाड़ी आई, फिर 2 आई, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी जिसकी वजह से 6 गाड़ियां लगातार 6 घंटे तक आग पर काबू पाने का प्रयास करती रही, लेकिन सफलता नहीं मिली। 6 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका, क्योंकि वहां टायर होते हैं और कई तरह का कबाड़ होता है, जिनकी वजह से आग एकदम से भड़की और बहुत देर तक आग भड़कती रही। और जो जिनको निकाला है वहां से दीवार तोड़कर, जो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी थे, नगर निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे थे, आम लोग थे, उन्होंने किसी तरीके से निकाला है, नहीं तो और ज्यादा संख्या हो जाती मृतकों की। जी बिल्कुल सुरेंद्र, अगर बात की जाए, क्या कोई अभी जख्मी भी बताया जा रहा है? हाँ बिल्कुल, जो घर की एक महिला है वो जख्मी है, उनको झुलसी हुई हालत में है, अस्पताल भर्ती कराया गया है। लेकिन 4 जो है वो डेड डिक्लेयर कर दिए गए हैं। 5वें की हालत काफी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में उपचाराधीन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई और 4 लोगों की मौत भी हुई। आपको बताते चलें, लगातार आपको तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। फिलहाल आपको बताते चले आग पर काबू पा लिया गया है। कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगी, दम घुटने से 4 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 3 बच्चे शामिल है। दमकल की 6 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और सिटी सेंटर एरिया की यह घटना आपको हम बता रहे हैं। खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।